हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं या पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको जानते हैं। तो पिछली क्लास में हम जो पढ़ रहे थे, पहली बात तो टॉपिक हम वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम जो वायुदाब होता है, ठीक है, वायु या हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, हम उसके बारे में जान रहे हैं कि वो किस किस प्रकार से होता है या उसके जो क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो किस किस हिसाब से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? उसमें हमने ये जाना था कि जो वायुदाब कटिबंध है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उन चारों प्रकारों के बारे में हमने जान लिया था। अब उसके आगे का जो रह गया था वो आज हम कवर कर लेंगे, मतलब आज की क्लास में हम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले तो मैं आपको चार्ट के थ्रू समझा दूं कि जो वायुदाब कटिबंध है वो किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। उसके बाद एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो देखो, तो मैंने 4 प्रकार के बताए थे। सबसे पहले होता है विषुवतीय निम्न, ठीक है। तो जो विषुवतीय निम्न होता है वहाँ पर जो वो 0 डिग्री पर होता है। फिर उसके बाद जो होता है उपोष्ण उच्च और उपोष्ण उच्च। तो उपोष्ण 0 के बाद 10 आ गया, 10 डिग्री आ गया, वहाँ पर कुछ नहीं है। तो उपोष्ण उच्च जो है वो कितने डिग्री अक्षांश पर होता है पृथ्वी की सतह से? तो वो होता है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, जो उपोष्ण उच्च जो कटिबंध है, वायुदाब कटिबंध है। फिर उसके बाद आता है उपध्रुवीय निम्न। तो उपध्रुवीय निम्न कितने पर है? उसके बाद वो है 45 और 66.5 डिग्री के बीच में, ठीक है। किसमें? 45 और 66.5 डिग्री के बीच में। और जो उपोष्ण उच्च है वो 23.5 और 35 के बीच में है, ठीक है। ऐसे ही नीचे है, ऐसे ही ऊपर है। फिर आता है ध्रुवीय उच्च, जो कि 66.5 से ऊपर जो आता है वो ध्रुवीय उच्च होता है। मतलब इस तरीके से जो वायुदाब कटिबंध है उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से होता है। यहाँ पर हो गया विषुवतीय निम्न, फिर उपोष्ण उच्च, फिर उपध्रुवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च, ऐसे ही ऊपर उपोष्ण उच्च, उपध्रुवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखते हैं विषुवतीय रेखा निम्न वायुदाब के बारे में। तो ये क्या होता है कि यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। अब ये जो पेटी है, कौन सी? जो विषुवतीय रेखा निम्न वायुदाब है, तो ये कहाँ पर है? तो ये क्या है? 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री जो साउथ है उनके बीच में है। क्या है? विषुवतीय निम्न, ठीक है। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। फिर आगे है, यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। मतलब यहाँ पर जो सूर्य की किरण आती है वो परपेंडिकुलर आती है। तो जिस वजह से क्या होता है, जिसके कारण तापमान हमेशा उच्च रहता है। तो जिस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है। कहाँ का? जो विषुवतीय निम्न है, जो वायुदाब है वहाँ रेखा है उस पर। आगे देखते हैं, आगे है इस कटिबंध में धरातल क्षैतिज पवनों, या फिर हम कह सकते हैं इस कटिबंध में धरातल क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर से उठती है। अब ये जो कटिबंध है इस पर क्या है, इस कटिबंध में जो धरातल की जो क्षैतिज पवनें हैं, हॉरिजॉन्टल जो विंड है वो क्या है, वो नहीं चलती, बल्कि क्या होता है, अधिक यहाँ का टेम्परेचर, जब यहाँ की जो सूर्य की किरणें हैं वो परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी, तो क्या होगा, तापमान ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जो वायु है वो हल्की हो जाती है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, हल्की होकर वो ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो संवहनीय धाराएं हैं उनका जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलाड्रम कहते हैं। तो इस वजह से इस कटिबंध को हम शांत कटिबंध या डोलाड्रम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो विषुवतीय रेखा निम्न वायुदाब क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो हमने जान लिया। चलिए आगे देखते हैं। इसी के अंदर आगे बताया गया है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। अब जो विषुवत रेखा है वहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी का जो वेग होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन का वेग होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो प्लीज़ आप इसका आंसर ये दे दीजिएगा। आगे है,
जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। तो जिससे यहाँ पर क्या होता है, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय नहीं, सेंटर की तरफ नहीं, सेंटर से बाहर की तरफ जो अपकेंद्रीय बल है वो सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर, जब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अपकेंद्रीय बल कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है विषुवतीय रेखा पर होता है। आगे देखें तो जो वायु को पृथ्वी से के पृष्ठ से परे धकेलती है, तो जिस वजह से, जैसे हम देखेंगे ना, मक्खन हम निकालते हैं, जो मक्खन वाली मशीन होती है दूध चलाने वाली, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी अपकेंद्रीय बल होता है। तो जो हम देखेंगे कि वो जब चलती है तो वो घी को बाहर की साइड धकेलती है, सेंटर से बाहर की साइड। तो इसी तरीके से यहाँ भी जो हवा है उसको ये बाहर की साइड धकेलती है, जो वायु, जो कि वायु के जो को है पृथ्वी के पृष्ठ से परे धकेलती है, मतलब जो वायु है उसको पृथ्वी का जो पृष्ठ है उससे दूर की तरफ धकेलेगी। इसके कारण भी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। तो जिस वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो अगला है हमारा, अगला क्या है, उपोष्ण उच्च की तरफ चलेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आगे बात करते हैं हम उपोष्ण उच्च वायुदाब के बारे में। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कहाँ पर है, ये रहा, 23.5 से 35 डिग्री के बीच में। ठीक है, 23.5 अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में है क्या, उपोष्ण उच्च वायुदाब। अब ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः कर्क और मकर रेखा से, क्रमशः जो कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है उससे 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। तो कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री जो है अक्षांश, उस तक उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। यहाँ उच्च वायुदाब के 2 कारण हैं। अब यहाँ पर जो उच्च वायुदाब है, पहले हमने पढ़ा निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब किस वजह से है, वहाँ पर क्या है, लंबवत सूर्य की किरणें होती हैं, जिससे जो वायु है वो हल्की हो जाती है और अपकेंद्रीय बल के कारण वहाँ से वायु चली जाती है, मतलब इधर उधर चली जाती है। तो वहाँ का जो दाब है वो क्या हो गया, निम्न हो गया। अब यहाँ पर उच्च वायुदाब क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। अब यहाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। अब यहाँ का जो वायुदाब है वह उच्च क्यों होता है, उसके 2 कारण हैं। तो पहला कारण क्या है, विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। अब यहाँ क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा, जो विषुवतीय रेखाएं, जो कटिबंध है उससे गर्म हवाएं होकर मतलब गर्म हवाएं होकर क्या हो गया, इधर उठ गई, वहाँ का जो दाब है वहाँ निम्न हो गया। तो विषुवत रेखीय कटिबंध से गर्म होकर उठने वाली जो वायु है ठंडी और भारी होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती हैं। यहाँ से उठ गई, तो यहाँ से क्या है, ये यहाँ पर आ गई, 35 डिग्री जो अक्षांश है उन रेखाओं पर आ गई जो कर्क और मकर रेखाएं हैं। ठीक है, बीच नीचे उतरती हैं और उच्च वायुदाब उत्पन्न करती हैं। तो जिस वजह से वहाँ का जो प्रेशर है, भाई देखो जैसे कोई चीज़ खाली है ना, तो नीचे से कोई चीज़ ऊपर, मतलब जहाँ पहले थी वहाँ से अब जब बाहर से कोई चीज़ आएगी, मतलब ये कमरा ही मान लो, जैसे ये रूम है तो ये रूम खाली है, तो यहाँ से मतलब बाहर से क्या हुआ, बाहर का जो विषुवतीय रेखा है वहाँ पर जो कटिबंध है, तो वहाँ की जो वायु है, वहाँ का जो एयर है, तो वहाँ का क्या हुआ, वायु गर्म होने के बाद वहाँ की जो वायु है वहाँ से हट गई, तो कहाँ पर चली गई, जो हमारी मकर और कर्क रेखा है उससे रेखाओं से 35 डिग्री जो अक्षांश है उनके बीच में चली गई। तो वहाँ पर जो खाली जगह है, तो वहाँ उस हवा ने वो जगह भर ली, तो जिस वजह से क्या हो गया, नीचे उतर गई, तो उस वजह से जो उच्च वायुदाब उत्पन्न हो गया, तो वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो हाई हो गया। ठीक है, इसका ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से
वायु विशाल राशियों कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्र हो जाती है। अब क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसकी जो दैनिक गति है, ठीक है, जो दैनिक गति है, जिस गति से वो चल रही है, उसके कारण जो उपध्रुवीय क्षेत्र हैं, उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु विशाल राशियों कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्र हो जाती है। तो जिस वजह से क्या होती है, जो वायु की जो विशाल राशि ज़्यादा जो वायु है वो कर्क और जो मकर रेखा है उससे जो 35 डिग्री अक्षांश के बीच में है, ठीक है, कर्क और मकर रेखा के 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, जिसको हम उपोष्ण उच्च के नाम से जान रहे हैं, एक इकट्ठी हो गई, तो जिससे वहाँ पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाती है। तो जिससे वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो हाई हो जाता है, तो वहाँ पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाती है। तो ये दो कारण हैं, यहाँ का जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है, वायु का जो दाब है, वो उच्च होने के ये दो कारण हैं। एक तो पृथ्वी की जो दिनचर्या है उसके कारण, जो दैनिक गति है पृथ्वी की उसके कारण, और दूसरा मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विषुवत रेखा से 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। हम पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमको पता है कि जो विषुवतीय रेखा है उससे 35 से 35 डिग्री के जो अक्षांश हैं, अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में जो ऊपरी गोलार्ध और निचली गोलार्ध, दोनों गोलार्धों के बीच उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती हैं। तो क्यों होती हैं वो हमने जान लिया कि उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित क्यों होती हैं। और उच्च वायुदाब वाली पेटियों को अश्व अक्षांश कहते हैं। अब ये जो उच्च वायुदाब वाली पेटियां हैं ना, तो उसको अक्षांश कहते हैं। तो इनको हम अश्व अक्षांश किस वजह से कहते हैं? इसका कारण ये है कि मध्य युग में, जब मध्य युग था, उसमें क्या था, यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते थे, ठीक है। जिसका कारण यह क्या है कि जो मध्य युग है उसमें यूरोप में, मध्य युग में क्या है, यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में, कहाँ पर, पश्चिमी द्वीप समूह में जो पालदार जलयान होते थे, मतलब जो खुद के शिप्स होते थे, जलयान होते थे पालदार, तो उनमें क्या है, लादकर घोड़े भेजे जाते थे वहाँ पर। प्राय इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने में कठिनाई होती थी। तो ये जो जलयान थे, यहाँ की वायु क्या होती थी, शांत होती थी, तो जिस वजह से उनको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो अतः जलयानों का भार कम करने के लिए कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिए जाते थे। तो जो भार है उसका, जलयान का हवा नहीं है तो उसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस वजह से कुछ घोड़ों को पानी के अंदर, मतलब जो समुद्र है उसके अंदर फेंक दिया जाता था। तो इस वजह से कहा जाता है इसको अश्व अक्षांश, ठीक है। कैसे माना जाता है कि वहाँ घोड़े हैं, घोड़े किस वजह से हैं, क्या है, इस वजह से इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ये किस वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की। तो जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है उसके बारे में क्या है, उसके बारे में जानते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसको पढ़ने के बाद इतना है कि जो एयर प्रेशर है, ठीक है, वो कहाँ निम्न होता है, कहाँ उच्च होता है, 4 तरीके का होता है। तो वो किस तरीके का, कहाँ कहाँ कैसा होता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ जाओ, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अब देखें कि उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब है वो कहाँ पर होता है। तो 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के क्रमशः, 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक व्रतों के बीच, आर्कटिक और अंटार्कटिक जो व्रत है उनके बीच में निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती है। तो यहाँ पर जो वायु का भार होता है पहले निम्न होता है, पहले निम्न फिर उच्च फिर निम्न, जिसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां कहते हैं। तो जिनको हम क्या बोलते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां। दोबारा से देख लो, 45 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांश हैं उनमें क्रमशः आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रतों के बीच, आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रतों के बीच में निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। ये जो ये देख रहे हो जगह, यहाँ पर निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती है, जिसको हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां कहते हैं।
तो जिसको हम क्या कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया। अब लास्ट आता है हमारा ध्रुवीय उच्च वायुदाब। अब ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से, 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सी उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं, एक बार फिर से देख लो कि 80 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं। मतलब जो 80 डिग्री है, उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांश है उनसे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव तक, पोल्स जो ध्रुव हैं उन तक उच्च दाब की पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, ध्रुवीय उच्च वायुदाब हो गया वहाँ पर। तो आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि वायुदाब किस तरीके से कहाँ कहाँ उच्च होता है और कहाँ कहाँ निम्न होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इसी के साथ हमारा जो क्या है वायुमंडलीय दाब है ये कंप्लीट होता है। कल हम देखेंगे, मतलब जो अगली हमारी ज्योग्राफी की क्लास आएगी उसमें पवनें देख लेंगे। जो पवनें होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उनके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।